Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and I'm a chartered accountant. These are lectures of information system audit, and this is an effort to make the course of information system audit easy and lucid, so that anybody can read the study and can understand it with these lectures. सो हमने क्या किया है कि हर एक कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ सके. एंड माय नंबर इज़ 9899123008. In case of any feedback, you can call me at this number. And also you can if you live around Delhi, you can contact me in case you need any professional help and other kind of a thing. So we are studying software architecture. Now in this particular software architecture, there is something called information system. So there are different type of information system. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें कई तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, और वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं. जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है, MIS हो सकता है, ERP हो सकता है, एग्जीक्यूटिव. आज की डेट में एक BI आने वाला है, बिजनेस इंटेलिजेंस, जो ERP का नेक्स्ट स्टेप है वो हो सकता है. तो ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हेल्प कर सकते हैं: स्ट्रेटेजिक, मिडिल लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. तो थोड़ा ये समझ लेते हैं स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल क्या होता है. अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो एक वॉर वाली सिचुएशन हमें ये चीज़ अच्छी तरह से समझा सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया सपोज हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होता है, या हिंदुस्तान चाइना के बीच में, या किसी कंट्री के बीच में वॉर होता है, या US इराक पर आक्रमण करता है, तो उसमें क्या है कि पेंटागन में या जो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है. यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट एक प्लानिंग करता है कि हमें ऐसे हमला करना है, हमारे पास इतनी आर्मी, इतने रिसोर्सेज है, उसके पास इतनी आर्मी है, तो एक ब्रॉड आउटलाइन क्रिएट करता है. वो एक स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम या स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है. तो स्ट्रेटेजिक लेवल टॉप मैनेजमेंट के लिए जो सिस्टम होगा उसे स्ट्रेटेजिक लेवल कहा जाएगा. ये एड्रेस करने के लिए होता है और स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को. तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड करता है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक लेवल या टॉप मैनेजमेंट, जो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, CFO, CEOs जो डिज़ाइन करेंगे वो स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं. उसके बाद आता है टैक्टिकल लेवल सिस्टम. टैक्टिकल लेवल सिस्टम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये मॉनिटर करेगा, कंट्रोल करेगा अलग अलग फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में. तो टैक्टिकल लेवल में क्या होता है कि मान लिया सपोज़ एक वॉर हो रहा है, तो हमने सपोज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, तो हमने बोला कि जम्मू कश्मीर में आर्मी जो है इतनी आर्मी होगी, वो उसकी प्लानिंग जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं जो वो डिज़ाइन करते हैं. यानी कि जम्मू कश्मीर में क्या वॉर का स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स में, पुंछ में क्या होगी, राजौरी में क्या होगी, आपका राजस्थान में जैसलमेर एरिया में क्या होगी. अगर इस तरीके से जो प्लानिंग की जाती है वो टैक्टिकल लेवल सिस्टम होते हैं. फिर उसके बाद आते हैं ऑपरेशनल लेवल सिस्टम्स. ऑपरेशनल लेवल सिस्टम्स जो होते हैं वो एक्चुअल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है. जैसे फॉर एग्जांपल पुंछ सेक्टर में क्या वॉर की सिचुएशन होगी, वहाँ पर कैसे अटैक करेंगे, किस तरीके से मालूम पड़ा. जैसे बॉर्डर फिल्म में देखा तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोग थे, तो उन्होंने डिसाइड किया पीछे नहीं जाना है. टैक्टिकल लेवल से उनके पास डिसीजन आ गया कि अगर आप रुक सकते हो तो रुको, वापस आ सकते हो तो वापस आ जाओ. एक स्ट्रेटेजी बनी थी टैक्टिकल लेवल पर, जो स्ट्रेटेजिक लेवल के एम्स को मीट आउट करने के लिए फ्लो होकर नीचे आई थी. तो उन्होंने डिसाइड किया नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे. तो वो जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो ऑपरेशनल लेवल पर होती है. तो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या CEO जो एक टॉप मैनेजमेंट इश्यूज़ को डिसाइड करता है, फिर वो फ्लो करते हैं नीचे मैनेजमेंट के पास.
यानी कि वेरियस ब्रांच ऑफिसेज में फ्लो करते हैं। और फिर उसके बाद सेल्स मैनेजर्स के पास प्लान्स आते हैं कि ये सेल्स करनी है, इतनी करनी है। वो ऑपरेशनल लेवल पर होते हैं, वो कंपनी के पास जाते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि इस कंपनी के पास जाना है, इतनी मीटिंग करनी है। तो तीनों लेवल के लिए अपने अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम चाहिए होते हैं। जो ऑपरेशनल लेवल है उसको अपने ट्रांजैक्शन सही करने हैं और लिमिटेड एरिया होता है। टेक्टिकल लेवल में थोड़ा एरिया ब्रॉड हो जाता है, स्ट्रेटेजिक लेवल में हाईली ब्रॉड एरिया हो जाता है। तो टेक्टिकल लेवल में सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस आने स्टार्ट हो जाते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन आने चालू हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन वो होते हैं जो हमें पता होते हैं, जैसे सैलरी कितनी पे करनी है, ये स्ट्रक्चर्ड डिसीजन है। अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन ये होते हैं कि कितनी सेल्स आएगी, कितना इस महीने सेल्स होगी, अगले महीने होगी। वो एक फोरकास्टिंग करते हैं, एक बजट बनाते हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है। और जो रिसर्च कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल रेनबैक्सी कोई प्रोडक्ट कैंसर के लिए बना रही है, तो वो जो है वो जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट जो होगा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, मार्केट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उससे पहले कोई और कंपनी पेटेंट दाखिल कर सकती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो वो R&D एक्टिविटी अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस में आती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। आज की डेट में ERP के बाद अब आ रहा है BI, बिजनेस इंटेलिजेंस, जो ERP के बाद का स्टेप होगा, जो बाहर की इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करेगा। और अगर बाहर की इंफॉर्मेशन अपने आप में इनकॉर्पोरेट करेगा तो वो अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें होंगी, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, सेल्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ये हायर लेवल को चाहिए होती है। तो हमारी स्टडी में जो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि ऑपरेशनल लेवल का सिस्टम है, जो फर्स्ट लाइन आप कह सकते हैं एंट्री यहाँ पर होती है। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आपको पेरोल हो जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम्स टैली वगैरह आ जाते हैं, कैश मैनेजमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग्स आ जाते हैं, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग आ जाते हैं। तो यानी कि आप सेल्स का इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, परचेज का इनवॉइस जनरेट करो, ये सब जो टिपिकल एग्जांपल हैं ये आपके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के हैं। तो इसमें क्या होता है कि रूटीन एक्टिविटीज़ के टेक केयर करने के लिए होते हैं, गोल वेल डिफाइंड होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर होते हैं, एक ही तरह का काम होता है, इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है, डिटेल रिपोर्टिंग दी जा सकती है और समराइज्ड रिपोर्टिंग दी जा सकती है। और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ये काम करते हैं। फिर आता है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हर लेवल पर काम करता है, जैसे ईमेल है, वर्ड प्रोसेसर है, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर्स, ये सारे लेवल पर काम करता है। ये सारे हायर लेवल का भी काम करता है, लोअर लेवल का भी काम करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट शेड्यूल्स हैं, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देखता है। उसके बाद आता है MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मिडिल लेवल पर जनरली होता है और इसको क्या है कि स्ट्रेटेजिक लेवल में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, टैक्टिकल लेवल पर यूज़ किया जाता है, यानी मिडिल लेवल पर किया जाता है। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल है, बजटिंग है, ये बेसिकली MIS में होता है। तो प्राइमरी गोल है प्लानिंग के फंक्शंस, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटी के फंक्शंस इससे किए जाते हैं। और इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हमें पता होती है और स्टेबल होती है। ओरिएंटेशन ज़्यादा होती है एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग के लिए रेगुलर रिपोर्टिंग के बजाय। उसके बाद आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम देखता है, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम देखता है। और ये डिसीजन मेकर के रिक्वायरमेंट के लिए अडेप्ट होता है। और ये डेटाबेस, मैथमेटिकल मॉडल्स और सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस चीज़ें देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मैनेजर है, वो फोरेक्स देख रहा है, फोरेक्स के रिगार्डिंग उसको डिसीजन लेना है। तो वो उसमें आप गूगल में जाएंगे तो बहुत सारे टूल्स हैं फोरकास्ट करने के लिए। दो फोरकास्टिंग राइट हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ट्रेंड बता देते हैं, आपको ग्राफ्स दिखा देते हैं। तो DSS इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को देखता है। तो कॉस्ट एनालिसिस है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है, ये सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो ये बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम में डील करता है। ये स्ट्रेटेजिक लेवल पर होता है, एक्विजिशन, मर्जर्स और टेक ओवर वगैरह जैसे टिपिकल एग्जांपल्स हैं इसके। ये अनसर्टिनिटी में डील करता है। ये जनरलाइज्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट जो है उसका यूज़ करता है। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब इसमें आपके पास हो सकता है कोई रेफरेंस भी ना हो पास्ट का ट्रेंड का,
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ऐसा है कि अनसर्टेन होता है। इसके बाद हमारी स्टडी में दिया गया है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो हमने पढ़ा है वो अब इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले क्या होता था, पहले जो बड़े बड़े मेन फ्रेम्स होते थे, यानी बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, और उनके उसमें टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट होता था, यानी एक आर्किटेक्चर सेंट्रल कंप्यूटर में डिपेंडेंट होता था। वो जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करता था एक टर्मिनल के द्वारा, जो कि डम टर्मिनल होता था, की स्ट्रोक्स कैप्चर करता था, इंफॉर्मेशन भेजता था होस्ट को, और होस्ट सारा प्रोसेसिंग करता था। मेन फ्रेम मशीन आज की डेट में दोनों चीज़ें यूज़ करती हैं, तो वहाँ से हमने ग्रेजुअल इवॉल्व किया डम ऐसी मशीन को जो इंटेलिजेंट मशीन, पीसीज भी होने लगे, लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी होने लगे, स्मार्ट टर्मिनल होने लगे। मतलब इंटेलिजेंट टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और डम टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल वो होता है जिसमें अपनी कुछ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। डम टर्मिनल टाइप राइटर टाइप समझ सकते हैं, केवल टाइप कर सकता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और जो स्मार्ट टर्मिनल होता है, आज इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, आज के पर्सनल कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट टर्मिनल है। तो आज की डेट में स्मार्ट टर्मिनल्स और इंटेलिजेंट टर्मिनल्स यूज़ होने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। तो इसकी मेन लिमिटेशन कि बहुत हाई कॉस्ट है, और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में भी बहुत कॉस्ट लगती है। इंस्टॉल करने में भी ह्यूज कॉस्ट है, बाद में मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा है, और लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, यानी कि अपस्केलिंग और डाउन स्केलिंग ज़्यादा पॉसिबल उतनी नहीं हो पाती है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उतना ज़्यादा पॉपुलर इसमें यूज़ नहीं होता है। इसमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, और उसका ग्राफिकल इंटरफेस होता है, लेकिन उतना बढ़िया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद आया नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर, यानी फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर। तो अब दो टाइप के आर्किटेक्चर हैं। जैसे आप कंप्यूटर में नॉर्मली फाइल रखते हैं तो वो फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर है। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये है कि अगर कोई मान लिया सपोज डेटाबेस है, और डेटाबेस से आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं और इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, तो ये डेटाबेस जो है, ये जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हुआ। और ये आया ही डेटाबेस रखकर, क्योंकि पहले क्या होता था, हम सारी चीज़ फाइल्स में रखा करते थे, और मालूम पड़ा हमारा कोई डेटा है वो एक फाइल में है, आधा डेटा दूसरी फाइल में है, अगर एक फाइल अपडेट हुई तो दूसरी नहीं, वो ऐसा ही होता है। आप अपना पर्सनल कंप्यूटर रखते हैं, उसमें सेंट्रलाइज डेटाबेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि फाइल का कॉन्सेप्ट होता है। अब मूवी देखते हैं, उसकी अलग फाइल है, दूसरी चीज़ों की अलग फाइल है, लेकिन जो डेटाबेस है वो स्पेशलाइज पर्पज़ के लिए यूज़ होने लगा। और जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में एटीएम है, एटीएम मशीन में क्या है कि आपका सारा डेटा बैंक ने एक पर्टिकुलर सर्वर में रख दिया है। कितना पैसा है, कब कितना निकाल रहे हैं, कहाँ वो है, तो एक पर्टिकुलर चीज़ें उस डेटाबेस में है, उस डेटाबेस के अलावा कहीं और नहीं है। जब भी आप पैसा निकालते हैं एटीएम से तो उसमें अपडेट हो जाता है, आप बैंक से निकालते हैं तो भी उसमें अपडेट हो जाता है, डिपॉजिट करते हैं उसी में अपडेट हो जाता है। आप कहीं पर वो निकालें, कन्याकुमारी में निकालें, जम्मू कश्मीर के एटीएम में निकालें, उसमें हो जाता है। इवन फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाएँ और अगर आपके पास आपका कार्ड बाहर चल सकता है तो वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड, यानी $5,000 और समथिंग आरबीआई की जो भी लिमिट है, वो उतने पैसे आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये वो डेटाबेस का सर्वर का कमाल है, डेटाबेस मैनेजमेंट या डीबीएमएस का कमाल है। और डीबीएमएस आने से कई चीज़ों में बहुत हेल्प हुई। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजन रजिस्टर बन रहा है हिंदुस्तान में, कोशिश की जा रही है आधार कार्ड के बाद, तो वो जो है डीबीएमएस की पावर है। उसमें ऐसा नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन कई फाइल्स में रखी जाएगी, उसमें यह है कि एक कॉमन डेटाबेस होगा, उसमें रखी जाएगी। और फाइल वाले उसमें आपका फाइल आर्किटेक्चर में है कि फाइल्स जो हैं एक फाइल वाले सिस्टम में जो है वो नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर या फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्ली लैन आर्किटेक्चर में एक सेंट्रल सर्वर होता था, उसमें सारी फाइल्स होती थी, जनरली सारी प्रोसेसिंग उस नोड में होती, यानी एंड यूज़र। तो जो एंड यूज़र है उस वहाँ पर जो नोड्स हैं वहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होगी। तो आप क्या है कि आप अगर क्लाइंट हो, एंड यूज़र हो, क्लाइंट तो क्लाइंट सर्वर यानी डीवीएमएस में ज़्यादा यूज़ होता है।
बेसिकली यहाँ पर हम एंड यूज़र कह सकते हैं। तो एंड यूज़र को जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत है, फाइल की ज़रूरत है, तो फाइल को रिक्वेस्ट करेगा अपने बेसिकली जो सेंट्रल सर्वर से। सेंट्रल सर्वर उसे फाइल देगा और वो उसे प्रोसेसिंग करके, उसके अंदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होगी एंड यूज़र में, वो एंड यूज़र प्रोसेसिंग करके वापस उसको डेटा को यूज़ करके वापस फाइल को भेज देगा। तो यानी कि फाइल को रखने के लिए एक पर्टिकुलर सर्वर होता था, और वहाँ पर अगर कोई उसके एंड में अगर कोई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है तो वो बहुत एंड सर्वर के एंड में बहुत कम होती थी, एंड यूज़र के एंड में उसको प्रोसेस करता था और वहाँ पर वो प्रोसेस करके उस फाइल को वापस कर देता था। तो क्या होता था कि अगर मान लिया सपोज शेयर्ड यूसेज लो है और ज़्यादा ये चीज़ें अपडेट नहीं करनी है और ट्रांसफ़र का वॉल्यूम लो है, तो ये फाइल सर्वर बेस्ड सिस्टम जो है ठीक तरीके से काम करता था। लेकिन जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होते थे तो उस केसेस में प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आना और वापस जाना वो सर्वर में बहुत तगड़ा लोड पैदा करता था। तो इसने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया। तो जब उसमें से ये निकला कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस लिए इतना ज़्यादा डेटा मांगा जा रहा है और वापस किया जा रहा है, और कितनी इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग की जा रही है, और ये सारी चीज़ें स्पेशलाइज्ड होनी शुरू हुई। तो वहाँ से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्टार्ट हुआ, यानी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हुआ। तो यानी कि अगर कोई हमें जो मेन फ्रेम वाला सिस्टम अगर हमें पूछे तो हम उसमें कहेंगे कि एक टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट था, और दूसरी तरफ ड्रम टर्मिनल या स्मार्ट टर्मिनल होते थे, और बाद में इंटेलिजेंट टर्मिनल भी आ गए। लेकिन बेसिकली जो सारी की सारी प्रोसेसिंग होती थी वो मेन फ्रेम में होती थी, और उससे कम्युनिकेट करने में बहुत टाइम लग सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप यूट्यूब का कोई वीडियो डाउनलोड करो तो बैंडविड्थ प्रोसेसिंग ये वो में कई बार टाइम लगता है, जहाँ 2G कनेक्शन और समथिंग लाइक दैट। तो उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन है। उस समय तो नेटवर्क और कई चीज़ें और भी हल्की थी। तो वो पहला चीज़ है टाइम शेयरिंग बेसिस पर। दूसरा आया फाइल शेयरिंग बेसिस पर। तो फाइल शेयरिंग बेसिस में नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर या फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर हम उसे कहते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें सेंट्रल सर्वर होता था और वो फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर में यूज़ होता था। वो सर्वर पावरफुल होता था और वो फाइल शेयरिंग आर्किटेक्चर करता था। फिर तीसरा जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आया वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आया। तो यानी कि टाइम शेयरिंग, फाइल शेयरिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज की डेट में जो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करती है। उसमें सर्वर होता है और एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट जैसे कि नेटवर्क बेस्ड सिस्टम में एंड यूज़र था, यहाँ पर एक क्लाइंट होता है। तो फाइल सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर में उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह क्या आ गया, डेटाबेस सर्वर। क्योंकि DBMS है, डेटाबेस है, यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, तो फाइल बेस्ड सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम है, तो डेटाबेस सर्वर आ गया। नाम चेंज हो गया, वहाँ पर फाइल सर्वर था, यहाँ पर डेटाबेस सर्वर हुआ। और पहले में मेन फ्रेम था, सारी प्रोसेसिंग वहीं पर होती थी, तो वो मेन सर्वर था, मेन फ्रेम सर्वर था। तो फाइल सर्वर और डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर कहाँ पर होता है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स में होता है। तो फिर अब इस डेटाबेस सर्वर को अगर आप क्वेरी कर रहे हैं, मालूम पड़ा उससे कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मांग रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि भाई हमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दो। पेरोल सिस्टम है सपोज आपका, तो उसमें आप कह रहे हो कि कितने लोगों की सैलरी या बेसिक पे इतने से ऊपर है, 6500 से ऊपर है या समथिंग लाइक दैट। तो या फिर आप कोई और चीज़ पूछ रहे हो, अगर रेलवे रिजर्वेशन वाले में ये पूछ रहे हो कि भाई कितनी बर्थ है कि नहीं है, रिजर्वेशन का क्या स्टेटस है, तो हम क्वेरी करने के लिए एक स्पेशल यूज़ करते हैं, उससे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो बेसिक कंपोनेंट क्लाइंट सर्वर सिस्टम के क्या है, एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, यानी कि एक मेन सर्वर होगा और एक एंड यूज़र क्लाइंट होगा, और एक गुड कम्युनिकेशन सिस्टम होगा बीच में आपका, और एक ग्राफिकल यूज़र बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और आपका डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर होगा, ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर, डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। और उस डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, API होगा। यानी कि ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर्स, ODBC, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी APIs होंगे।
अब क्लाइंट सर्वर कैसे वर्क करता है? तो सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट एक जॉब देता है, जैसे पता करना चाहता है कि रेलवे रिजर्वेशन का क्या चीज़ है, क्या स्टेटस है। तो जो पहला सबसे पहले हमने बोला था कि यूज़र सबमिट करेगा एक जॉब क्लाइंट को। उसके बाद क्या होगा कि क्लाइंट प्रोसेस करता है इस जॉब को, मतलब यानी क्लाइंट के एंड पर एक प्रोसेसिंग होती है, और क्लाइंट जब अपने पार्ट पर प्रोसेसिंग कर देता है तो वो सर्वर को ट्रांसफ़र करता है और किसी कम्युनिकेशन सिस्टम से, यानी कि एक आदमी गया यूज़र या एक पर्टिकुलर आदमी गया रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिए, और वो रेलवे रिजर्वेशन की खिड़की में पहुंचा, वहाँ पर एक क्लर्क बैठा हुआ है, उसने कुछ पूछा कि ये ट्रेन पर्टिकुलर दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली ट्रेन कब जाएगी। तो उसने उसमें कि थर्ड क्लास एसी और सेकंड क्लास एसी में क्या स्टेटस है, बर्थ खाली है कि नहीं खाली है, उसमें रिजर्वेशन कराना है, इस पर्टिकुलर डे में रिजर्वेशन कराना है। क्लर्क ने उसे देखा और अपने सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए कहा, उसने उसे उसकी प्रोसेसिंग की, और ये जो जॉब है कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा सर्वर की तरफ दे दिया। सर्वर के पास ने ये जॉब मिला, उसने इस फाइंड आउट किया कि अभी तक कितने रिजर्वेशन हो गए हैं, और ये सर्वर की तरफ का जॉब है, और ये रिजल्ट्स वापस भेज दिए कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा। उसके बाद अगर बंदे को रिजर्वेशन चाहिए, उसको उसने बस से बता दी कि फर्स्ट क्लास में इतने हैं, सेकंड क्लास में इतने हैं, थर्ड क्लास में इतने सीट्स खाली हैं इतनी तारीख को। उसके बाद उसने कहा कि मेरे को ब्लॉक कर दो टिकट, उसने टिकट ब्लॉक कर दिया। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम वर्क करता है, यानी एक क्लाइंट की तरफ एक प्रोसेसिंग होती है, सर्वर की तरफ एक प्रोसेसिंग होती है। यूज़र क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग के द्वारा, एक कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू वो सर्वर्स को कॉन्टैक्ट करता है, और सर्वर फिर उसके बाद उसको वापस रिप्लाई कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि एक जॉब प्रोसेसिंग शेयर किया जाता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में, और ये इस वजह से क्या होता है, जो ट्रैफिक नेटवर्क है रिड्यूस्ड रहता है, सारा चीज़ सर्वर में नहीं रहता है, जैसा फॉर एग्जांपल आपका मेन फ्रेम्स में होता था। तो इसमें रिमोट प्रोसीजर कॉल आरपीसीज या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इनको। तो आरपीसी जो है रिमोट प्रोसीजर कॉल्स, वो केवल क्लाइंट सर्वर में यूज़ की जाती है, क्लाइंट सर्वर स्पेसिफिक है, यानी कि दूर की चीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए एक जो जिसको हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज को, उसको बोलते हैं कि रिमोट प्रोसीजर कॉल या आरपीसी। और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी होती है, यानी कि हमें कुछ पूछना है तो उसकी एक पर्टिकुलर क्वेरी स्ट्रक्चर वे में क्वेरी होती है कि ट्रेन जाएगी तो उसमें ये नहीं होता है कि कुछ भी पूछ लो। अगर ट्रेन जाएगी तो आपको पता होना चाहिए, इंडियन सिस्टम में अगर जो ट्रेन है वो जनरल बर्थ में क्लासिफाइड है। यूएस वगैरह में अगर जनरल बर्थ नहीं है, अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल प्लेन्स में दो ही क्लासेस होती हैं, बिजनेस क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास। तो इसी तरीके से ट्रेन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्रेन में पूछोगे उस तरह एग्जीक्यूटिव क्लास या बिजनेस क्लास के बारे में तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, और उसे पूछना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एसी का या जनरल का या जो भी है, आरएसी या वेटिंग में है कि किस में है, ये सारी चीज़ें आप पूछोगे एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, और उसकी के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। तो ये जो चीज़ है क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में भी दो टाइप की क्लाइंट सर्वर हैं, एक है 2 टायर और एक 3 टायर या एन टायर कहते हैं। 2 टायर सिस्टम कम पावरफुल होते हैं। 2 टायर सिस्टम्स होते हैं ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें कि 2 ही टायर होते हैं, यानी कि क्लाइंट होता है और सर्वर होता है, और जितना भी आपका यूज़र इंटरफेस है तो वो यूज़र मशीन में होता है, और जितना भी डेटाबेस होता है वो सर्वर में होता है। यानी कि डेटाबेस सर्वर में रख लो और यूज़र मशीन में आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। फॉर एग्जांपल टेली सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सर्वर पर डेटा होता है उसमें, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्लाइंट पर होता है। तो क्लाइंट अगर बंद कर दिया तो प्रोसेसिंग बंद हो जाती है टेली पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। तो क्लाइंट ओपन रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए 2 टायर आर्किटेक्चर में।
तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लिया सपोज एक लेवल से ज़्यादा यूज़र हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा क्लाइंट से, क्योंकि सॉफ्टवेयर वहाँ पर है और सर्वर दूसरी जगह है। 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 टायर होते हैं। इसमें एक चीज़ होती है मिडिलवेयर आइडेंटिफिकेशन, ऑथराइजेशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें देखती रहती है। और जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका, लॉगिन आईडीज़, ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड मांगता है, ऑथराइजेशन की क्या लेवल ऑफ एक्सेस होनी चाहिए, सिक्योरिटी, सारी जो इश्यूज़ हैं वो मिडिलवेयर डिटरमाइन करता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो क्लोज नहीं होती है। क्लाइंट जो 2 टायर है उसमें अगर प्रोसेसिंग है वो आपका जो क्लाइंट है वो बंद हुआ, प्रोसेसिंग बंद। टैली में आपका डेटाबेस, अगर डेटाबेस सर्वर में पड़ा हुआ है, आपके किसी कंपनी के सर्वर में वहाँ पर पड़ा हुआ है और आपका मेन कंप्यूटर जो प्रोसेस जिसमें सॉफ्टवेयर है वो बंद हो गया, तो प्रोसेसिंग बंद हो गई। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि 3 टायर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ATM मशीन में जाते हैं, डेटाबेस कहीं और रखा होता है, जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं और पर होता है, और आपके पास एक इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस से उस सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेट करते हैं। अगर मालूम पड़ा इंटरफेस बंद हो गया तो इसका ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस बंद होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेसिंग बंद होगी, मिडिलवेयर बंद होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बंद हो जाएगा जो उसको प्रोसेस करके डेटा आपको दे रहा है, क्योंकि लाखों लोग उससे लाखों ATM से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे अलाइव रहना है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर इम्प्रोवाइजेशन था 2 टायर आर्किटेक्चर से, जिसने की पावरफुल चीज़ें दी, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम दिया, जिसने ATMs दिए, ये सारे चीज़ 3 टायर आर्किटेक्चर की वजह से आए। 3 टायर आर्किटेक्चर में स्पेशलाइज्ड चीज़ें होने लगी, यानी कि सर्वर स्पेशलाइज्ड हो गया सर्वर के लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो मिडिलवेयर की तरह काम करने लगा, वो कांस्टेंट प्रोसेसिंग होने लगी, और जो आपका इंटरफेस था वो ATM इंटरफेस की तरह काम करने लगा। तो बेसिकली हमने 3 टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़े। बेसिक क्लासिफिकेशन का 3 स्ट्रेटेजिक लेवल पर, टैक्टिकल लेवल पर या ऑपरेशनल लेवल पर। स्ट्रेटेजिक लेवल हायर लेवल था, टैक्टिकल लेवल मिडिल लेवल था, ऑपरेशनल लेवल था, और उसी हिसाब से हमने और इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्लासीफाई किया था। जैसे DSS था, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था, और आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम था, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम था आपका, तो MIS था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था, ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में ये पढ़ा कि सबसे पहले मेन फ्रेम मशीन्स होती थी, उसमें टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट था। फिर उसके बाद आपका फाइल सर्वर आर्किटेक्चर आ गया, जिसमें फाइल्स होने लगी, और उससे फिर इवॉल्व होके क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स आए। क्लाइंट सर्वर में भी 2 आए, 2 टायर और 3 टायर। 3 टायर बहुत पावरफुल था, जिसके आने की वजह से आज सारा का सारा सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। आज सिटीजन रजिस्टर हो रहा है, कौन आदमी कहाँ जाता है। कल की डेट में ये हो जाएगा कि हर एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आपकी फ़ोटो लेगा, आप कहीं पर जा रहे होंगे, कांस्टेंट डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को पता चल जाएगा आपकी फेशियल रिकॉग्निशन करके कि आप कहाँ पर हो, किस जगह पर हो। आप किसी ATM में जाओगे तो किस टाइम पर आप किस जगह पर थे, आपने कौन सा ATM एक्सेस किया, आपके बारे में सारी डिटेल्स एक पर्टिकुलर सर्वर में होंगी। इस तरह का सिस्टम US वगैरह में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर उनके सारे सिटीजन्स का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड किया जा सके। और ये तभी हुआ क्योंकि 3 टायर आर्किटेक्चर आया। तो 3 टायर आर्किटेक्चर बहुत पावरफुल है। इन केस ऑफ एनी फीडबैक you can contact me at 9899123008. Thanks.